कि अगर हमें पोटेंशियल को यूज करके फील्ड कैलकुलेट करना है तो उसका ये तरीका है, इन केस पोटेंशियल इज गिवन इन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में पोटेंशियल गिवन होगा तो उसको यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइकवाइज मैंने समझाया था कि टू डायमेंशनल प्लेन में, हालांकि तुम्हारे कोर्स में सिर्फ ये वाला पार्ट, अगर तुम्हें पोटेंशियल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में गिवन है, एक्स वाई जी के फॉर्म में गिवन है, तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स वाई जी कॉम्पोनेंट कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन पोटेंशियल अगर पोलर कोऑर्डिनेट में है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो वो तुम्हारे स्कोप के बाहर है। लेकिन फिर भी पिछली क्लास में मैंने एक एग्जांपल लिया था जिसमें कि अगर मान लो सिर्फ हम एक्स वाई प्लेन में रहते हैं, एक्स वाई प्लेन के बाहर नहीं जाते, ठीक है, और कार्टेशियन की जगह अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, ठीक है, पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में अगर पोटेंशियल गिवन है तो हम उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पोलर कोऑर्डिनेट में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेडियल कंपोनेंट होगा डेल वी अपॉन डेल आर, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं आर कैप। आर कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है, ठीक है, प्लस, अच्छा मैंने माइनस यहाँ पर नहीं डाला है, सब में माइनस पहले आएगा, माइनस 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 माइनस, ये रिकैप है तुम्हारा पिछली क्लास का, माइनस डेल वी अपॉन आर डी थीटा, डेल थीटा टाइम्स ये थीटा कैप। ये यूनिट वेक्टर टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। इसको और भी कोई दूसरा सिंबल यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, और थीटा कैप रिप्रेजेंट करता है टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये पिछली क्लास में फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशनशिप हमने देखा था और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। फाइनल एप्लीकेशन है, पोटेंशियल को हम यूज कर सकते हैं चार्ज सिस्टम का बिहेवियर विजुलाइज करने के लिए, ठीक है। तो कई बार हमें चार्ज सिस्टम के आसपास मान लो हमें मशीन, कोई इलेक्ट्रिक मशीन डिजाइन करना है, तो उसके आसपास जब मशीन रन कर दी है, उसमें करंट है, चार्जेस हैं, तो उसके आसपास जो पार्ट्स हम सेटअप करेंगे वहां पर फील्ड क्या होगी, पोटेंशियल कैसा होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो एक एक पॉइंट पर हम नहीं कैलकुलेट करने जाते, एक ही बार चार्ज सिस्टम के लिए ना हम हम पिक्टोरियली भी चार्ज सिस्टम का बिहेवियर ड्रॉ कर सकते हैं। तो चार्ज सिस्टम का जो बिहेवियर है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू पिक्टोरियली ड्रॉ करते हैं, लेकिन पोटेंशियल के लिए भी एक वैसा ही एनालॉगस रिप्रेजेंटेशन है, तो उसको हम समझते हैं। लेकिन समझ उसको डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी फील्ड और पोटेंशियल का इंटर इंटर कन्वर्जन बहुत हैंडी हो चुका है इतने सारे प्रॉब्लम्स करने के बाद, तो मैं एक और छोटा सा प्रॉब्लम लेता हूँ और इसको तुम लोग, ठीक है, इसको तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। तो हमारे पास दो बिल्कुल पैरेलल शीट्स है, पैरेलल कंडक्टिंग शीट्स है, और ये बहुत बहुत लॉन्ग शीट्स हैं, बहुत लार्ज शीट्स हैं, ठीक है, इनफाइनाइट शीट्स हैं, और इन पे हम कुछ चार्ज रख देते हैं। लेटेस्ट से इन पे चार्ज रख देते हैं, जो ऊपर वाली प्लेट है उसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया है, और नीचे वाली जो प्लेट है उसको नेगेटिव चार्ज कर दिया है। ये दोनों पे चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा है। अब इसकी वजह से फील्ड कैसी सेटअप होगी, तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसको हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन की वजह से फील्ड जो सेटअप होगी, एक सेकेंड होल्ड करना, इन पैरेलल शीट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म फील्ड लाइन सेटअप होंगी, और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी बता सकते हो? ठीक, ऐसे सेटअप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कैलकुलेट की है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी?
एंटेना नहीं पढ़ना है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे एंटेना के बारे में तुम चाहो तो कुछ पूछ सकते हो। हाँ, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तुम लोगों को पता है। अगर इस पे प्लस सिग्मा है, इसमें माइनस सिग्मा है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। ये तुम लोगों को पता है, क्योंकि दोनों शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सेटअप होगी ऐड होकर के। और बाहर फील्ड बिल्कुल जीरो बाहर फील्ड बिल्कुल जीरो होगी। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट शीट है तो फील्ड लाइंस बिल्कुल यूनिफॉर्म होंगी। ठीक है, पैरेलल बिल्कुल इक्वली स्पेस्ड फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली अगर फाइनाइट है तो तुम गेस कर सकते हो बीच वाले रीजन में तो फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगी, अगर बहुत लॉन्ग है तो। लेकिन जैसे तुम एजेस के पास जाओगे तो फील्ड जो है ना थोड़ा सा ऐसे, तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर जो अगर यूनिट चार्ज को रखोगे तो उसकी वजह से कुछ नेट फील्ड जो है ऐसा होगा। तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है ना वो कुछ इस तरह की फ्रिंज फील्ड लाइंस होंगी। ये तुम गेस कर सकते हो इसका रीजन, क्योंकि ये इनफाइनाइट नहीं है। एनीवे, लेटेस्ट से हम ना बिल्कुल इसी पार्ट में कन्फाइंड है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमें पता है यूनिफॉर्म है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देख करके हम मान लो पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। लेटेस्ट से ऐसा करते हैं, तुम्हारा काम और आसान कर देता हूँ। लेटेस्ट से ये जो नेगेटिव प्लेट है ना उसको ग्राउंड कर देते हैं, अर्थिंग कर दिया। ठीक है, जैसे ही अर्थिंग करेंगे तो तो ये जो नीचे वाली प्लेट है इसका पोटेंशियल उतना ही होगा जितना अर्थ का पोटेंशियल है, और अर्थ का पोटेंशियल हम मोर और लेस 0 वोल्ट अज्यूम करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं वो अभी कंडक्टर डिस्कस करेंगे, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस तुम याद रख लो, ऐसा मान लो कि अगर किसी भी कंडक्टर को हम अर्थ करेंगे तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, या वो कोई भी पॉइंट जो कि अर्थ के डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो उसका पोटेंशियल 0 होगा। एनीवे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि चलो यहाँ पर नहीं, इस जगह ये वाला जो पॉइंट है ना इसको ग्राउंड कर देते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक, पॉइंट ए, ठीक, ए पॉइंट को देखो, ए पॉइंट का पोटेंशियल पूछा जाएगा, तुम बोलोगे 0 वोल्ट है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, समझाने के लिए। ठीक है, हम बिल्कुल बीच वाले पार्ट में है। अब लेटेस्ट से हम इस ए पॉइंट के साथ साथ बाकी पॉइंट्स का भी पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। तो एक काम करते हैं, ये फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हम क्या करते हैं फील्ड के अगेंस्ट ट्रैवल करते हैं, अगेंस्ट ट्रैवल करते। तो जैसे जैसे हम ऊपर क्लाइंब करेंगे, के ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे, तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कर, क्योंकि फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऊपर वाले पॉइंट का जो है ना पोटेंशियल वो ए से ज्यादा ही होगा। ठीक, उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट में 0 से ज्यादा होगा। लेटेस्ट से ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट है बी, और इस बी पॉइंट का पोटेंशियल होगा लेटेस्ट से कैलकुलेट करने के बाद ये आ गया 10 वोल्ट। ठीक है, तो फील्ड को यूज करके अभी तक हम लोगों ने 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। अभी बाकी पॉइंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन 2 पॉइंट का पोटेंशियल पता है। ओके, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक है, तुम ऊपर ट्रैवल कर रहे थे फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक काम करते हैं, हम पहले ना ऊपर नहीं जाते हैं, पहले इस प्लेट के ही बाकी पॉइंट्स पर हम ट्रैवल करके देखते हैं पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही है। तो हम ए से ऊपर नहीं ट्रैवल करके लेटर से अलोंग द प्लेट, अलोंग द शीट ट्रैवल करते हैं, कि अलोंग द शीट ट्रैवल करते हैं, और अलोंग द शीट ट्रैवल करके लेटर से यहाँ पर कोई पॉइंट दूसरा है, लेटर से ए डैश, ए डैश पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी बताओ कितनी होगी। तो जैसे ही हम ए से ए डैश की तरफ ट्रैवल करेंगे
तुम देख सकते हो कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कभी भी हुआ ही नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट कभी हुआ ही नहीं है। हम हमेशा अगर प्लेट पे ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि प्लेट पे ट्रैवल करके ए डैश तक पहुंचे हैं, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, इसका मतलब है कि ए से ए डैश जाने में कोई पोटेंशियल चेंज होगा ही नहीं। तो ए डैश पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो भी एग्जैक्टली 0 वोल्ट होगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये भी 0 वोल्ट पर होगा। ठीक है, पॉइंट ए तो 0 वोल्ट पर है ही, लेकिन ए डैश भी 0 वोल्ट पर होगा। और सिर्फ ए डैश ही नहीं, अब तुम इसको जनरलाइज करके सोच सकते हो कि अगर हम प्लेट पे ही ट्रैवल कर रहे हैं, ए डैश से और आगे जाते हैं या इसके आसपास वाले पॉइंट, इसको 3D में इमेजिन करो। एक्चुअली तो ये प्लेट कुछ इस तरह का है। ठीक है, हम इसका साइड भी ड्रॉ करें ना, यहाँ से इस तरफ से देख रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ इस प्लेट पे ना, इस प्लेट पे रहते हुए तुम किधर भी ट्रैवल करो, किधर भी ट्रैवल करो, अगर तुम प्लेट के ऊपर ट्रैवल करोगे तो कभी भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट फील्ड के अलोंग या फील्ड के ऑपोजिट आएगा ही नहीं। हमेशा तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रैवल कर दो तो पोटेंशियल चेंज करेगा ही नहीं। इसका मतलब है हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो लोअर प्लेट है ना, लोअर शीट है, इसका इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बिल्कुल सेम होगा। या चलो शीट को छोड़ दो, मैं बी पॉइंट पर तो आ गए ना, बी पॉइंट का पोटेंशियल लेटर से 100 वोल्ट है। अब बी पॉइंट से हम ऊपर नहीं जाते, नीचे नहीं जाते, बिल्कुल फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रैवल करके दूसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं, उसी तरह तीसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं। तो जब तक हम फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रैवल करेंगे तब तक उस पॉइंट का पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। तो तुम इन सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करोगे, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे जिनका पोटेंशियल उतना ही है जितना कि बी पॉइंट का है, तो वो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद तुम्हें एक सरफेस मिलेगा। ठीक है, ये जो ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ये सरफेस है। और इस सरफेस का जो हर पॉइंट है ना, इस सरफेस का जो हर पॉइंट है, इस सरफेस के ऊपर अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो तो हमेशा तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। ठीक है, क्योंकि इस सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बिल्कुल सेम होगा, तो ऐसे सरफेस का हम नाम रखते हैं। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, और ये जो सरफेस है इसको तुम 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो। ये सरफेस जो है ना, इसके बीच में कुछ इस तरह का सरफेस है। अभी सरफेस के ऊपर जब भी तुम ट्रैवल करो ना, फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर ट्रैवल करो। फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रैवल करने की वजह से तुम्हारा कभी पोटेंशियल चेंज करेगा नहीं। इसका मतलब है कि सरफेस का हर एक पॉइंट बिल्कुल सेम पोटेंशियल पर आएगा। तो ये सरफेस खुद अपने आप में इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाता है। ठीक है, तो ये जो शीट थी ना, लोअर शीट थी, नेगेटिवली चार्ज शीट थी, ये तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ही, लेकिन इसके बाद वाली जो शीट है ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अब हम बोलेंगे बी पॉइंट से और ऊपर जाते हैं, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल किया, पोटेंशियल इंक्रीज कर गया, मान लो सी पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट आ गया। ठीक है, लेकिन अब मान लो सी से हम इसी तरह से ट्रैवल कर रहे हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट हमेशा फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, और तुम ऐसे ट्रैवल करते जाओगे, हर अगले पॉइंट पर ट्रैवल करते जाओगे, उन सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करोगे तो वो ज्वाइन करने के बाद तुम्हें एक सरफेस मिलेगा। ठीक है, और ये जो सरफेस होगा हमेशा फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि फील्ड के अलोंग अगर हो अगर अगर फील्ड का कंपोनेंट, फील्ड का कोई भी कंपोनेंट सरफेस के अलोंग आ जाता है तो फिर हमारे सरफेस पर पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। क्योंकि अगर सरफेस के अलोंग कुछ भी फील्ड एग्जिस्ट करती है तो सरफेस पे ट्रैवल करने पर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर है। क्योंकि हमारे सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, तो ऐसे सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा बिल्कुल सेम होगा। और इस ऐसे ही सरफेस को हम बोलेंगे
इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तो मैंने एक दो सरफेसेस यहाँ पर ड्रॉ की हैं, ठीक है। तुम इमेजिन कर सकते हो कि ऐसी फील्ड लाइंस की वजह से और भी बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एग्जिस्ट करेंगी। वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होंगी? बिल्कुल गेस कर सकते हो। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल वर्टिकल है, तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस के फॉर्म में इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर बनेगी। क्या क्या समझ में आ रहा है? तो अगर तुम्हें मान लो इस तरह की पैरेलल शीट्स दे दी जाती और उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने को कहा जाता, ठीक है। ये एक शीट है, ये दूसरी शीट है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, ये 3D में इमेजिन करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और जो इक्विपोटेंशियल ये सरफेस है, ठीक है, ये लाइन नहीं है, ये सरफेस है। तो ऐसी फील्ड लाइन की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो कैसे होंगे? वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। 0 वोल्ट, सॉरी, ये 0 था तो ये 10 आया था, ये 20 आया था, 30 आया था, मान लो 40। ठीक, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो किस तरह की प्लेट्स हैं और किस तरह की यहाँ पे जो है ना, इस तरह से ये अगली इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके बाद नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पर शीट है रखी, ठीक है। और यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है ना, फील्ड लाइन तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि तुम विजुअलाइज कर पाओ ये 3D में, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इनके परपेंडिकुलर बिल्कुल ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से तो इस एग्जांपल को लेने का पर्पस मेरा ये था कि सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है ये समझना। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता है जिसकी कि हर पॉइंट का पोटेंशियल बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जहां पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे दी जाए तो हम फील्ड लाइंस को देख करके डायरेक्टली इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे इस केस में ड्रॉ किया। यहाँ पर हमें दिख रहा था कि लेट अस से मान लो ये दोनों हॉरिजॉन्टल शीट्स रखी थी और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करी, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा वो कैसा आएगा? वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस या हॉरिजॉन्टल शीट्स के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल केस था, इसमें बिल्कुल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन थी, तो तुम बोलोगे इसमें तो चलो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना आसान था, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मान लो किसी और तरह से फील्ड लाइंस दी जाए तो चलो इसके बाद सबसे सिंपल केस लेते हैं पॉइंट चार्ज का, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? ये स्फेरिकल है कुछ इस तरह से, स्फेरिकल फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब बोला जा रहा है, ये बताओ कि पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेंगे, ड्रॉ करके दिखाओ। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेंगे? गुड। नहीं, 3D में ये, इसको प्लेन में मत इमेजिन करो, ड्रॉ कर सकते हैं बोर्ड पे प्लेन फॉर्म में, लेकिन इसको इमेजिन करो स्फेरिकली आउटवर्ड हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो गेस करना बहुत आसान है। तुम सोचो किसी पॉइंट का पोटेंशियल कुछ होगा, इस पॉइंट, ये मान लो पी पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई आर होगा। पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना आता है। अब सेम पोटेंशियल वाले सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखते हुए,
तो वो सरफेस और कैसा नहीं होगा सिवाय स्फेरिकल सरफेस के। तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा बिल्कुल स्फेरिकल होगा। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है और ये स्फेयर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तुम देख सकते हो कि यहाँ पर भी स्फेयर के सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा ये बताओ, ये तो अच्छा, एक चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, किसी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इन दोनों का पोटेंशियल ऑब्वियसली सेम नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। ठीक है, किसी एक सरफेस पर जब तक रहते हो ना तब तक कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होता, एक सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस का तो पोटेंशियल अलग अलग होगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने 3-4 स्पेस ड्रॉ कर दिए, इनमें से सबसे ज्यादा, ये मान लो सरफेस 1 है, 2 है, 3, इसमें से सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा, सबसे कम किसका होगा? बताओ। ऑब्वियसली तुम इस तरह से भी सोच सकते हो, ऐसे तो पॉइंट चार्ज के लिए हर जगह पर पोटेंशियल की वैल्यू हमें याद है कि Q/R, जो पास पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल कम ज्यादा होगा और जो दूर है उसका पोटेंशियल कम होगा। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ सरफेसेस को देख करके, फील्ड को देख करके पोटेंशियल सोचना होता तो तुम बोलते कि 1 से जब हम 2 जा रहे हैं ना, 1 से 2 ट्रैवल कर रहे हैं तो फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल कर, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करें तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। मान लो अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल लेटेस्ट से, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये 100 वोल्ट है, तो इसके बाद वाला जो है ना, ये मान लो 90 वोल्ट ही होगा। ठीक है, मैं मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ। और जो अगला अगला स्फेयर है उसका पोटेंशियल 80 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये वाला जो स्फेयर है ना, लास्ट वाला, इसकी हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 80 वोल्ट होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेंट्रिक स्फेयर की पॉइंट चार्ज का तो बता लिया। अब मैं और चलो एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल के लिए ड्रॉ करके दिखाओ। माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, इसके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कैसे होगा? फील्ड तो कैलकुलेट भी किया है, ड्रॉ भी किया है। ठीक है, एक प्लेन तो तुम लोग कह रहे हो कि एक एक सरफेस तो तुम बता रहे हो। हाँ, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला जो प्लेन होगा ना, ये तो इक्वी पोटेंशियल है। गुड, क्योंकि इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे वो बिल्कुल सेम आएगा। और वो कितना आएगा बताओगे जरा, कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन है, इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन है, अगर ये, तो इस प्लेन का कोई भी पॉइंट उठाओगे ना, वो दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पर है। तो इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, वो KQ/R प्लस KQ/R माइनस, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर के पॉजिटिव चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल आएगा उतना ही नेगेटिव की वजह से भी आएगा, क्योंकि चार्ज तो सेम थे, डिस्टेंस भी सेम हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो प्लेन है वो इक्वी पोटेंशियल होगा, और इस सरफेस का जो इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वो 0 वोल्ट ही होगा। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम। इसके अलावा और कैसे सरफेस होंगे? क्या एक ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस एग्जिस्ट करेगा? बताओ। पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले इसकी वजह से इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसी है। ठीक है, फील्ड लाइंस हम लोग कई बार बना चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग, है ना? ठीक है,
ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, नेगेटिव पर टर्मिनेट करेगी और पॉजिटिव से इमर्ज करेगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए एक सरफेस तो तुमने बता दिया कि पहला एक सरफेस तो ये होगा, बिल्कुल इनका बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन, एक सरफेस तो। और बाकी तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट चार्ज के पास वाले पॉइंट्स पर सोचते हैं। ठीक है, तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते टाइम में भी बताया था कि जब हम प्लस क्यू के बिल्कुल पास चले जाएंगे, प्लस क्यू के बिल्कुल पास वाले पॉइंट्स पर चले जाएंगे, तो बिल्कुल पास वाले पॉइंट पर इस प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड का ही इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होगा, और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल होगी कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आर ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट इन्फिनिटी हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो, क्योंकि ये फाइनाइट है, तो पॉजिटिव की कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी। तो जब हम पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल पास वाले पॉइंट्स पर चले जाते हैं, बिल्कुल इसके ये वाले पॉइंट्स, बिल्कुल पास वाले पॉइंट्स पर चले जाते हैं, तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऑलमोस्ट उतनी होगी जितनी कि सिर्फ सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो हम बोलते हैं, फील्ड लाइन ड्रॉ करते टाइम में भी बोला था कि हम स्टार्ट जो करेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, स्फेरिकली आउटवर्ड। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, तो आगे जाने पर हमें पता चलेगा कि ये प्लस क्यू अकेला चार्ज नहीं है, माइनस क्यू का भी इफेक्ट आएगा। तो प्लस क्यू की वजह से फील्ड कुछ ऐसे होनी चाहिए थी, और वो थोड़ा बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह से अब मैं कह रहा हूँ कि पोटेंशियल के बारे में सोचो। मैं कह रहा हूँ कि जब तुम प्लस क्यू के बिल्कुल पास चले जाओगे, तो प्लस क्यू के बिल्कुल पास वाले पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज का ही पोटेंशियल डोमिनेंट होगा, नेगेटिव चार्ज का नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल हम पास आ गए। ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल पास आ गए हैं, तो यहाँ पे जो इक्यू पोटेंशियल सरफेस भी होगा ना, वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पॉइंट चार्ज के लिए होना चाहिए, और वो बिल्कुल स्फेरिकल होगा। तो स्टार्ट तो बिल्कुल स्फेरिकल होगा। उसी तरह नेगेटिव चार्ज के लिए मैं बहुत एक्यूरेट फील्ड लाइंस नहीं ड्रॉ किया यहाँ पे, फील्ड लाइंस कुछ ऐसे आती हैं, लेकिन तुम थोड़ा उतना सा एडजस्ट कर लो। काम करते ही जो पॉइंट चार्ज यहाँ पर, हाँ, तो पॉइंट चार्ज के बिल्कुल पास वाले पॉइंट पर तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो बिल्कुल स्फेरिकल होगा। लेकिन जैसे जैसे इस यहाँ पर फोकस करो, जैसे जैसे हम पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा दूर चलना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे फील्ड लाइन जो है ना बेंड कर रही है। तो हो क्या रहा है, अकेला जो पॉइंट चार्ज है ना, उसके लिए फील्ड लाइन निकल तो ऐसे ही रही है, स्फेरिकली आउटवर्ड ही निकल रही है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, ये जो फील्ड लाइंस है ना, ये जो फील्ड लाइंस है, ये इधर जाने की वजह अब ऐसे बेंड होते जा रही है। ठीक है, ये वाली फील्ड लाइन ऐसे बेंड हो रही है, ये वाली फील्ड लाइन, ये सारी फील्ड लाइंस बेंड हो जा रही है, यही तो हो रहा है। तो हम इनके करेस्पॉन्डिंग जो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी ड्रॉ करेंगे, तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा। लेकिन अब तुम गेस कर सकते हो कि अगर पहले राइट साइड वाला रीजन देखो, राइट साइड वाला रीजन अगर देखोगे, तो क्या होगा कि ये फील्ड लाइन जैसे बेंड करेंगी ना, या इसको ये जैसे ऐसे करके ये डाइवर्ज करें थोड़ा, ये वाली फील्ड लाइंस, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस पहले यूं था, तो क्योंकि ये लाइंस बेंड कर जा रही है, तो उसके परपेंडिकुलर होने के लिए ये सरफेस भी ना ऐसा हो जाए, ठीक, और ऐसा हो जाए। ठीक, और इधर वाला जो सरफेस है ना, इधर वाला राइट साइड वाला जो सरफेस है वो एक्सपैंड हो जाएगा। तुम गेस कर सकते हो इसको, हर छोटे छोटे पार्ट के बारे में सोचोगे तो ये थोड़ा इधर बेंड होगा, इधर बेंड होगा, इधर बेंड होगा। उसी तरह हर छोटे छोटे पार्ट के बारे में सोचोगे, फील्ड जैसे जैसे बेंड हो रही है ना, वैसे वैसे उसके परपेंडिकुलर सरफेस रहने के लिए सरफेस भी थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। और राइट साइड वाला जो पार्ट है ना, वो तुम गेस कर सकते हो, थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच कर जाएगा, समझ रहे हो, और लेफ्ट साइड वाला जो सरफेस है वो थोड़ा स्क्वीज कर जाएगा। तो ओवरऑल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो शेप होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बेंड करने की वजह से कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक, इमेजिन कर पा रहे हो।
ये तुम्हें अपने लेवल पर इमेजिन करना पड़ेगा। हमारा टारगेट है इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना। स्ट्रैटेजी यही है कि तुम पॉइंट बाय पॉइंट पॉइंट्स को ज्वाइन करते चले जाओ, पॉइंट बाय पॉइंट सिर्फ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रैवल करते जाओ। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रैवल करते हुए पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाओ, तो ज्वाइन करने के बाद तुम्हें इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे फील्ड लाइन सीधे बेंड हो रही है ना, तो जो इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कुछ ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, फील्ड लाइन ऐसे, फील्ड को देखो और फील्ड के परपेंडिकुलर बिल्कुल सरफेस ड्रॉ करते जाओ। ठीक, और यहाँ पर जो इसका जो ये इसका कर्वेचर यहाँ पर और ज्यादा बढ़ गया है। और पास आते हैं तो ये वाला, ये भी स्फेयर है, इसका रेडियस इन्फिनिटी हो गया। इस तरह का की इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। बहुत एक्यूरेट नहीं बना है, लेकिन आइडिया यही है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अरे इमेजिन कर पा रहे हो या नहीं? जैसे फील्ड स्प्रेड आउट कर रही है, वैसे ही ये जो स्फेयर है वो भी मॉडिफाई करता जा रहा है। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम भी है तो बता देना, तो मैं तुम्हें अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन होपफुली ये उतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो वो तुम थोड़ा अपने लेवल पे ना इंट्रोस्पेक्ट करना कि अगर ये मान लो फील ऐसी है, ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यूं होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो फील है ना, ये थोड़ा सा ऐसे डाइवर्ज करेगी, तो ये सरफेस कैसा होगा? ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, और ये फील और ज्यादा डाइवर्ज करेगी, तो इसकी परपेंडिकुलर हर जगह परपेंडिकुलर रखो, तो ये सरफेस और ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इसी पैटर्न पर तुम थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो कि जैसे जैसे ये फील लाइंस बेंड होते जाएंगी, सरफेस परपेंडिकुलर रखने के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप अब कैसी होगी? वो थोड़ा एलिप्टिकल टाइप की, लेकिन ये एलिप्स नहीं है, इसको एलिप्स से ओवल टाइप की शेप। और ये सरफेस है, एलिप्स तो 2D है ना, ये सरफेस है। एलिप्स का जो एन के करस्पॉन्डिंग जो 3D सरफेस होता है वो एलिप्सॉइड होता है, लेकिन ये जो शेप है ये थोड़ा ओवल शेप की है। ये अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस तो तुमने ड्रॉ कर लिया। अब मुझे इन सरफेसेस का पोटेंशियल बताओ। चलो एक का तो मैं बता देता हूँ, ये जो बीच वाला है ना, इसका 0 वोल्ट है। मुझे राइट साइड वाले इस सरफेस का बताओ पोटेंशियल कितना हो? ज्यादा होगा, कम होगा, 0, सेम होगा, क्या होगा? क्या होगा बताओ? ज्यादा ही? ज्यादा होगा ना, क्योंकि हम 0 से इस सरफेस तक आने में फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो ऑब्वियसली ये जो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ड्रॉ किया, यहाँ का पोटेंशियल कुछ ज्यादा होगा, ये कुछ +10 वोल्ट होगा। और आगे जाएंगे तो ये लेटेस्ट से +20 या 30, मान लो 30 वोल्ट होगा। ठीक है, इसको 20 रहने दो, कुछ भी लिखो, मतलब इससे ज्यादा होगा। ठीक, और जैसे जैसे पास चलते जाएंगे पोटेंशियल। अब लेफ्ट साइड वाले सरफेसेस का बताओ, इसका पोटेंशियल कितना होगा इस वाले सरफेस का? लेस तो होगा, लेकिन अब तुम लोग को लेस नहीं बोलना चाहिए था, अब तुम लोग को बोलना चाहिए था इसका पोटेंशियल होगा -10। गुड, इस वाले का -20 होगा, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है ना। और इसी तरह से बाकी सब। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, और तुम अपने से प्रैक्टिस कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, उसके करस्पॉन्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। अब उसको बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मैं मान लो हमारे पास यहाँ पर 4Q है और यहाँ पे Q है, या फिर -Q है, इसकी वजह से तुम्हें याद है, इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, तो इससे ऐसे करके फील्ड लाइंस आई थी, है ना। और ठीक है,
इस तरह से फील्ड लाइंस आई थी। अब ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे, तो वो बनाना एक मतलब डिफिकल्ट काम है। उस टाइम में पहले के टाइम में लोग इसको ड्रॉ करने में बहुत टाइम स्पेंड करते थे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की शेप कैसी कैसी आती थी, बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। बिल्कुल बड़ा सा ग्राफ पेपर लेते थे, प्लॉट करते थे। लेकिन अभी के टाइम में तो हमारे पास कंप्यूटर सिमुलेशन है, 1 सेकेंड में ये हर टाइप की फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसा होगा बता सकते हैं। ठीक है, अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस तुम ड्रॉ कर सकते हो, तो तुम्हें अंदाजा लग जाना चाहिए कि हम, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं गिवन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को देख करके भी हम चार्जेस का आइडिया, चार्जेस के बिहेवियर का आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के थ्रू भी हमें अंदाजा लग जाता है कि उसके आसपास अगर हम चार्ज को रखेंगे तो उसके ऊपर किधर फोर्स लगेगा, कैसे फोर्स लगेगा, है ना, और उसकी एनर्जी कितनी लूज होगी। चार्ज का बिहेवियर हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को भी देख करके बिल्कुल उसी तरह से लगा सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख करके लगा सकते हैं। अभी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से भी उसी तरह से फेमिलियर हो। कई बार तुम्हें सिर्फ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिए जाएंगे, तो उसकी वजह से तुम गेस कर पाओगे कि चार्ज कैसा होगा या उसकी करस्पॉन्डिंग फील्ड कैसी होगी। ठीक है, अगर हमें ड्रॉ करके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बता दिए गए हैं किसी रीजन में, तो हमें अंदाजा लग जाता है कि उस रीजन में चार्जेस का बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, ओके। और इसमें बहुत, ये सब तो थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिकल, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और लेटेस्ट से यहाँ पर हमें हर जगह पर बताई गई है, हर जगह पर बता दिया गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे हैं। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस तुम्हें ड्रॉ करके दे दिए गए, किसी रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करके दे दिए गए। ठीक है, अभी जितने भी एग्जांपल्स लिए थे वहां पर हमने हमें फील्ड पता थी, फील्ड को देख करके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर रहे थे, और वो बहुत आसान है। मैं कह रहा हूँ कैसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे दी गई, बिल्कुल जनरल सी फील्ड, मान लो कहीं पर तुम्हें ऐसी ये फील्ड लाइन दे दी गई, बिल्कुल मोस्ट जनरल टाइप, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे दी गई। कहा जाए कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है, इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो क्या प्रॉब्लम है, इसको प्रॉपरली अगर तुम देखोगे तो हर जगह पर तुम इसके परपेंडिकुलर रखते हुए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हो ना, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हो, है ना। बस तुम्हें ये करना है कि फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है, इसको थोड़ा 3D में इमेजिन करो, इस तरह से सरफेस है, कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है, फील्ड के परपेंडिकुलर पॉइंट्स को ज्वाइन करते चले जाओ और तुम्हें इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगा, ऐसा सरफेस हो। ठीक है, तो फील्ड से इक्विपोटेंशियल सरफेस पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार तुम्हें ना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करके दे दिए गए हैं, और बताना है कि इसके करस्पॉन्डिंग फील्ड कैसी होगी और किधर की तरफ होगी। तो लेटेस्ट से इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कुछ इस तरह से ड्रॉ करके दे दिए गए। 1, 2, 3, एक्स एक्सिस है, ये 10 है, 20, 30, 40, 50, और इसी तरह दूसरी साइड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, सरफेस कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिए गए हैं वो बिल्कुल इक्वली स्पेस्ड पैरेलल प्लेन, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल प्लेन के फॉर्म में दिए गए हैं सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। ठीक है,
अब इन सरफेसेस को देख करके तुम्हें यहाँ पर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करके दे दिए गए हैं। और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे ड्रॉ करके दिए गए हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे, ये बिल्कुल फ्लैट और प्लेन है, ठीक है। उसके बाद ओके अभी मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करने दो पहले। इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में बता दिया गया। ये है ये 50 वोल्ट, ये 100 वोल्ट, ये 150 वोल्ट, ये है 200 वोल्ट और ये है 250 वोल्ट। इन सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल भी बता दिया गया है। तो और ये जो सरफेसेस है ये बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल फ्लैट प्लेन है। और क्या है, दोनों ये सारे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो बिल्कुल पैरेलल है और इक्वली स्पेस है। अब इसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, कैसी होगी और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कैलकुलेट करना है। ये कितने एंगल पर है ये भी बता दिया गया है। ये है ये है कितना, ये 30 डिग्री है। ये सारे एंगल जो है ना, ये सारे प्लेन जो है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। ओके सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम लोगों ने निकाले हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। और इन सरफेसेस को देख करके तुम्हें अच्छे से पता चल गया होगा कि ये सरफेसेस बिल्कुल फ्लैट है, तो इसके इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ किए हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही ऐसी ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आए होंगे। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन है, ठीक, परपेंडिकुलर तो ये वाली डायरेक्शन भी है। परपेंडिकुलर इधर की भी डायरेक्शन हो सकती है या इधर की भी डायरेक्शन होती है। तो किधर की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, डाउन साइड में होगी, अप साइड में होगी। तो उसके लिए तुम्हें पोटेंशियल की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तुम देख सकते हो ये वाला पॉइंट हायर पर है, ये लोअर पर है। और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हायर से लोअर की तरफ होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, ठीक है। डायरेक्शन तो पता चल गई। अब हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पोटेंशियल से फील्ड कैलकुलेट करना है। तो तुम्हें याद आएगा कि एक काम करते हैं, पोटेंशियल से फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई इक्वल्स, ठीक है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, इस तरह से आई कैप, ये लेंदी मेथड है, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन लेकिन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशनशिप और भी सिंपल है। वो और कुछ नहीं है, V इक्वल्स ई एल है, ठीक। वो जो इंटीग्रल वाला रिलेशनशिप है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सिंपल से रिलेशनशिप में, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है। लेकिन इसमें E क्या है, L क्या है, तो ये तुम्हें पहले भी बताया जा चुका है कई बार कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड में, ठीक, ये मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इसमें कोई भी दो पॉइंट दिए गए हैं ए और बी, इनके बीच में अगर तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है ई टाइम्स एल, ठीक है, जिसमें एल रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। तो तुम्हें फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करके पोटेंशियल चेंज निकालना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है
तो वो v अपॉन एल। लेकिन इसमें एल क्या होगा, एल होगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच में फील्ड की डायरेक्शन की डिस्टेंस। मतलब तुम ऐसे दो पॉइंट सेलेक्ट करो जो कि फील्ड की डायरेक्शन में है, और फिर उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखो और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन ऐसे भी करते हैं कि यूनिट डिस्टेंस में कितना पोटेंशियल चेंज है, लेकिन किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में 1 मीटर ट्रैवल करने से पोटेंशियल कितना चेंज करता है, यही ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं। तो ठीक है, तुम्हें पोटेंशियल तो दी हुई है इन सारे पॉइंट्स पर, तो पोटेंशियल चेंज तो हमें पता है। हमें फील्ड कैलकुलेट करने के लिए v अपॉन एल, तो हमें दो पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, उनके बीच में डिस्टेंस देख लेंगे और उनके बीच में पोटेंशियल चेंज देख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन वो पॉइंट, ठीक है, तो हम ट्रैवल करना चाहते हैं, इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके ड्रॉ करना चाहता हूँ कहीं साफ से, ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। हाँ, ये इस तरह से एक, तो ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ना, ये 10 है, ये 20 है, या कोई भी पॉइंट ले लो, ये मान लो 0 है, चलो ये 10 है और ये 20 है। तो हम क्या करें, और ये एंगल 30 डिग्री है, हम क्या कर रहे हैं, फील्ड लाइंस कुछ ऐसे ऐसे है, ठीक है, तो हम फील्ड के अलोंग ट्रैवल करते हैं, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, और ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी वाले पॉइंट्स जो है, ये इन दोनों पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे और बी है, तो इनका पोटेंशियल है 50 वोल्ट और 100 वोल्ट। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये 50 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट है, तो ए से बी आने में पोटेंशियल चेंज हो रहा है 50 वोल्ट से, और डिस्टेंस कितना हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, हम सीधा सी से ए क्यों नहीं आ सकते, तो सी से ए आकर के भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कि उसमें जो सी से ए आने में जो हमें डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी ना, हमें ये देखना पड़ेगा कि सी से ए आने में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना ट्रैवल किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर है, ठीक है, तो तुम अगर किसी और डायरेक्शन में चल रहे हो, तो तुम्हें अपने डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट देखना पड़ेगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आया है। ठीक है, सी से ए ट्रैवल करोगे तो तुम्हें उसका कंपोनेंट ही निकालना पड़ेगा, इसीलिए हम बी से ए ट्रैवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, और देखते हैं कि पोटेंशियल चेंज कितना हुआ और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। ये राइट ट्रायंगल ही है, और तभी तो ये परपेंडिकुलर होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तभी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करो इस राइट ट्रायंगल से, ये लेंथ है 10 20, तो ये वाली लेंथ है 10 यूनिट्स, ठीक है, तो 10 sin 30, तो ये 5, तो ए बी की जो वैल्यू होगी वो 5 यूनिट्स होगी, ठीक, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल, या इसको वी अपॉन एल भी लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल चेंज है 50 और डिस्टेंस 55, डिस्टेंस 5 है, तो ये 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये जल्दी जल्दी ऐसे सॉल्व कर दिया क्योंकि ये आसान है, ये तुम चाहे वोल्ट पर मीटर में लिखो, न्यूटन पर कूलम में लिखो, एक ही बात है। ये सिंपल था, इसलिए मैं इस पे ज्यादा बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब तुम लोगों ने क्लास में होपफुली कर लिया, इसीलिए मैं तो जल्दी जल्दी सॉल्व किया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट कवर हो गया, ओवर हो गया। अब इसके हम आगे चलते हैं। हाँ, क्या हुआ हुआ है, क्या नहीं हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सारे, अरे ये क्वेश्चन क्लास में किया होगा ना, जब तुमने पढ़ा होगा पोटेंशियल सरफेसेस पढ़ा होगा, पोटेंशियल जब पढ़ाया जाता है तभी ये पढ़ाया जाता है, उसके बाद या पहले नहीं पढ़ाया जाता है।
ये इम्पॉसिबल है कि तुम लोगों ने शायद या तो क्लास मिस करे, क्लास तुम्हारी छूट गई या भूल गए हो कि तुम लोग बताया गया होगा। ओके 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 ओके, मुझे लगा कि तुमने पढ़ लिया इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ लिया, तो तुम लोग उसको एक बार देख लेना थोड़ा डिटेल में, वो सिंपल ही है। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, इसको मैंने बचा के रखा है, हालांकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले ही कंडक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, लेकिन मैं सोचा कि फिर बाद में एक बार और कंडक्टर्स को रिविजिट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कंडक्टर्स को सेफली फाइनली मतलब फाइनल टॉपिक की तरह रखा है। दूसरी बात भी सुन लो कि जैसे जैसे कंडक्टर्स पढ़ेंगे ना तभी हम कैपेसिटर पढ़ सकते हैं। तो कंडक्टर्स पहले सब, क्योंकि कैपेसिटर और कुछ नहीं कंडक्टर का पेयर है, तो पहले कंडक्टर समझ लेते हैं। और कंडक्टर से पहले ये तुम लोगों को बता दूं कि पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी तक तुम लोग तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे, अब उनका रिलेशनशिप भी तुम्हें पता चले, इतना ही तो पढ़ा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या सीखा है इतने टाइम में? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और और अभी तक की नॉलेज के हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर तुम्हें चार्जेस बता दिए गए हैं कि चार्जेस को कैसे रखा गया, तो तुम अल्टीमेटली मैथमेटिक्स हो सकता है कि चैलेंजिंग हो जाए, लेंदी हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली तुम पॉइंट चार्ज बाय पॉइंट चार्ज तुम किसी भी तरह के सिस्टम के लिए फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हो, पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर। अगर हमें चार्ज सिस्टम दे दिया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज को देख करके एक एक करके हम हर पॉइंट पर चार्ज सिस्टम की वजह से पोटेंशियल या फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक जितनी भी बॉडीज तुम्हें दी गई थी, जैसे मैंने हमेशा सिर्फ पॉइंट चार्ज नहीं दिया था, कभी कभी तुम्हें स्फेयर भी दिया था, कभी कभी लाइन चार्ज भी दिया, तो ऐसी बॉडीज के लिए भी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, तुमने किया था। लेकिन जब भी मैंने पॉइंट चार्ज के अलावा कोई बॉडी दी थी, ठीक है, पॉइंट चार्ज तो कहाँ कहाँ रखे हैं बता दिया था, लेकिन अगर कोई बॉडी दी थी तो बॉडी के लिए स्पेशली मेंशन किया था कि बॉडी नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। अगर कंडक्टिंग है तो क्या होगा, कंडक्टिंग अगर है तो हो सकता है कि जिस क्वेश्चन को तुमने सॉल्व किया है उसमें कंडक्टिंग होने के बाद भी सेम आंसर आता, लेकिन हम श्योर होकर के नहीं कह सकते हैं, तो कंडक्टर्स वाले केस को हम लोग थोड़ा अलग से उसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जितनी भी बॉडीज हमने कंसीडर की थी वो सारी नॉन कंडक्टिंग थी, जिसका मतलब था कि चार्जेस जैसे रखे गए थे, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि चार्जेस हमेशा वैसे ही वहीं पर रखे रखे हुए हैं, वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे। जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन चार्ज, सॉरी, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर तुम्हें दे दिया गया, ठीक है। तो अब इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तरीके का हो सकता है, तो हमने नॉन कंडक्टिंग इसलिए बोला था कि नॉन कंडक्टिंग का मतलब कि चार्जेस माइग्रेट नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकते, वो फिक्स है अपनी जगह, ठीक है। जहाँ पर चार्ज को रखा वहां पर वो चार्ज रखा हुआ है, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत होता है लेकिन उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अगर कंडक्टर्स है ना, तो कंडक्टर जो है वो चार्जेस के मूवमेंट को फ्री वे प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसमें प्लेंटी ऑफ फ्री फ्री चार्जेस है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्रीली इधर से उधर कहीं पर भी माइग्रेट कर सकता है, ठीक। वैसा ऐसा इंसुलेटर्स में नॉन कंडक्टर्स में नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर अगर तुम्हें क्वेश्चन में पूछ ही दिया जाए या फिर तुम्हें जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, वो तो हर तरह की बॉडी के लिए कैलकुलेट करना है, तुम्हारे पास जो भी प्रॉब्लम है उसमें हमेशा नॉन कंडक्टर्स हो सकता है, कंडक्टर्स, और ज्यादातर केसेस में कंडक्टर्स ही होंगे, और तुम्हें कंडक्टर के आसपास पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो हमें कंडक्टर भी अगर हमारे सिस्टम में इंक्लूड किया जा रहा है तो कंडक्टर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो मुझे प्रॉब्लम क्या है, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, अगर चार्ज पता है तो कैलकुलेट कर, हाँ ऑब्वियसली यही बात है, अगर चार्ज पता हो तो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंडक्टर है तो उसके लिए चार्ज हमें डायरेक्टली पता नहीं होता है। अगर हमें किसी भी सिचुएशन में, एग्जाम्पल के लिए, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि
मान लो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया गया, ठीक है, प्लस क्यू। एक नॉन कंडक्टिंग लाइन चार्ज रख दिया गया, रॉड रख दिया गया, इसमें मान लो Q2, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट चार्ज की वजह से निकालेंगे, लाइन चार्ज की वजह से निकालेंगे, ऐड कर देंगे और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ इसके सामने लेटेस्ट से एक कंडक्टर रख देते हैं, ये कोई कंडक्टर है मान लो, ठीक, किसी भी शेप का, मान लो पोटैटो की शेप का ये कंडक्टर है, ठीक है। इस पे कुछ चार्ज हमने डाला नहीं है, ठीक, अलग डाल भी देंगे, डाल भी सकते हैं, लेकिन मान लो पहले सिंपल केस, इस कंडक्टर में कोई चार्ज, और सेम पॉइंट पर कंडक्टर लाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है, ठीक है। तो जब तक ये कंडक्टर एब्सेंट था तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली तुम दोनों की वजह से ऐड करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ही लोगे। लेकिन जैसे ही इनके साथ एक कंडक्टर आ गया, जैसे ही कंडक्टर आ गया तो ये पूरी सिचुएशन चेंज हो गई, क्योंकि जैसे ही हम कंडक्टर रखेंगे तो कंडक्टर के आसपास के जो ये चार्जेस है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पांस में कंडक्टर के ऊपर इंड्यूस्ड चार्जेस आएंगे, हमेशा इंड्यूस्ड चार्जेस आएंगे, ठीक है। और इंड्यूस्ड चार्जेस का मतलब है कि कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्जेस अवेलेबल है वो माइग्रेट करके कंडक्टर के सरफेस के ऊपर अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करें। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो अभी देखने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत तुम्हें पहले की डिस्कशन से इतना अंदाजा होगा कि जैसे ही आसपास कंडक्टर होगा ना, तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर करंट प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर वैसे बैठा नहीं रहेगा जैसे नॉन कंडक्टर के अंदर होता है। कंडक्टर के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव कर सकता है, तो उसके ऊपर अगर फोर्स एक्ट करेगा तो वो मूव भी करेगा, यानी माइग्रेट करेगा और सरफेस पर जाकर एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो कंडक्टर के होने की वजह से हमारे सिस्टम में नए चार्जेस अपीयर होंगे, इंड्यूस चार्जेस भी आएंगे। अब अगर किसी भी पॉइंट पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो तुम्हें कंडक्टर के पास जो इंड्यूस चार्जेस है ना, उनकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर, तब जाकर के तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट सिस्टम की वजह से पता चलेगी। और ये जो इंड्यूस चार्जेस है वो हमें पहले से नहीं पता रहता है, इंड्यूस चार्ज कितना आएगा, कैसे आएगा, वो कंडक्टर डिसाइड कर, हम नहीं, हम अपने से चार्ज नहीं एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर्स में सारी प्रॉब्लम यही है कि कंडक्टर के ऊपर जो इंड्यूस चार्जेस होते हैं वो कैसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ये हमें पहले पता करना पड़ेगा, तब जा करके हम कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार पता चल जाए कि कंडक्टर के ऊपर कैसे चार्जेस, किस तरह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो फिर हम हर जगह पर फील्ड पहले की तरह निकाल सकते हैं। लेकिन पहले तुम्हें कंडक्टर की वजह से इंड्यूस चार्जेस कितने आ रहे हैं सिस्टम में वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। अब कंडक्टर के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कंडक्टर की मैं कुछ ये 2-3 पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, और फिर इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करके हम कंडक्टर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो अभी लिखवा दूं या बताओ तुम लोग? एग्जाम क्या, एग्जाम में ये कंडक्टर्स भी है क्या? कंडक्टर्स इन सब से थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन सही सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आसान है। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक ही टॉपिक है जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है, और वो है कंडक्टर, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में फिर करते हैं, तुम लोग जैसा बोल रहे हो ज्यादा। इस संडे को तुम्हारा एग्जाम है क्या? उसमें क्या आएगा, कंडक्टर्स भी आएगा? ठीक है, फिर क्या टेंशन है, फिर एंजॉय करो, ऐश करो। लेकिन टेस्ट होगा ना, क्योंकि टेस्ट तो पोस्टपोन भी होता रहता है तुम।
ठीक है। कंडक्टर्स 2 दिन लगेंगे या 2 क्लास लगेगी प्रॉपर अगर हो जाए, या मैक्सिमम प्रॉब्लम्स वगैरह अगर डिस्कस करेंगे तो मैक्सिमम 3 क्लास लग सकती है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, मतलब कैपेसिटर्स इंट्रोड्यूस करूँगा, और कैपेसिटर की जो सर्किट्स है ना वो मैं बाद में ही पढ़ाता हूँ, जब रेजिस्टर सर्किट्स कवर कर लेते हैं। तो पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के रेजिस्टर सर्किट हर तरह के सॉल्व करना सीख जाएंगे। जब रेजिस्टर सर्किट को सॉल्व करना सीख जाएंगे तो बिल्कुल सेम सिमिलर पैटर्न पर कैपेसिटर सर्किट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं कैपेसिटर्स इंट्रोड्यूस तो कर दूंगा, लेकिन कैपेसिटर्स के सर्किट सॉल्व नहीं करूंगा। एक कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कर लूंगा और पैरेलल प्लेट्स, स्फेरिकल कैपेसिटर, इनकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लूंगा, कैपेसिटेंस डिफाइन कर दूंगा, लेकिन कैपेसिटर सर्किट सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि फिर एक बार सर्किट सॉल्व करना यहाँ पे बताऊंगा फिर वहां पर, तो उसमें ज़्यादा एफर्ट लगेगा और वो यूजलेस है। ठीक है, क्लास ओवर करो, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये सब इसी चैप्टर में कंडक्टर्स में कवर होगा, जो भी टॉपिक्स तुम्हें लग रहा है कि ये टॉपिक्स नहीं कवर हुआ है वो कंडक्टर्स में, वो कंडक्टर्स का टॉपिक था इसीलिए नहीं हुआ था। ठीक है, सारे टॉपिक्स कंडक्टर्स में नहीं, कंडक्टर्स के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होगा। ओके, थैंक यू।